हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 25 सितंबर 2025। वर्ष के दिनों की बात करें तो 268 दिन अब तक जा चुके हैं और मात्र 97 दिन इस वर्ष के बचे हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगे आज की यूजीसी ड्राफ्ट करिकुलम विवाद के बारे में, भारत यूक्रेन कूटनीति के बारे में और साथ ही ईसीआई ई साइन फीचर के बारे में। तो देखते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत यूजीसी ड्राफ्ट करिकुलम पर रोमिला थापर की आलोचना। खबर क्या है? एनईपी 2020 यानी कि एनईपी के फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। अब उसमें कुछ और ऐड किया गया है। क्या है देखते हैं इसमें। जुलाई 2020 में जारी यह नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का प्रयास है। इसमें उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। यूजीसी ड्राफ्ट करिकुलम ये क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एनईपी के तहत एक नया करिकुलम ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है, जिसमें कोर्स की जो संरचना है वो क्रेडिट सिस्टम और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव ये शामिल है। इसका उद्देश्य है एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। रोमिला थापर की आलोचना। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने इस ड्राफ्ट को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हस्तक्षेप बताया है। यह दर्शाते हुए कि यह केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ाएगा और शैक्षणिक स्वतंत्रता को सीमित करेगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया। इसमें थापर का तर्क है कि यूजीसी का नया करिकुलम विश्वविद्यालयों को अपने कोर्स और शैक्षणिक ढांचे को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन करने की क्षमता से वंचित करता है और एनईपी का लक्ष्य स्वायत्तता बढ़ाना था, लेकिन ड्राफ्ट इसे केंद्रीय नियंत्रण के अधीन लाता प्रतीत होता है। स्वायत्तता शैक्षणिक विविधता का नुकसान। इसमें क्या होगा? एकरूप करिकुलम से क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता प्रभावित हो सकती है, जो भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश के लिए चुनौती है। थापर ने चेतावनी दी है कि यह रचनात्मक और नवाचार को दबा सकता है। केंद्र राज्य संबंध। शिक्षा एक समवर्ती सूची विषय है और एक कदम से केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों के बीच तनाव बढ़ सकता है। यानी कि जो कदम उठाया गया है इससे केंद्र राज्य विश्वविद्यालयों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जो कि संघीय ढांचे पर सवाल उठाता है। कुछ राज्यों ने पहले ही एनईपी के कार्यान्वयन पर आपत्ति जताई है, जैसे कि पश्चिम बंगाल। नैतिक और व्यावहारिक प्रश्न। एक केंद्रीकृत नियंत्रण गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। क्या ये जो नया इसमें फीचर ऐड किया गया है ये केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा या एकरूपता थोपेगा? तो इसका जवाब होगा कि शिक्षकों और छात्रों की राय इसमें अगर शामिल कर ली जाती है तो फिर बिना ड्राफ्ट अगर शामिल किए बिना ड्राफ्ट बनाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कमी को दर्शाता है। अगर ये देखें यहाँ पर ये जो है केंद्रीकृत नियंत्रण गुणवत्ता जो है इसे सुनिश्चित होगी या फिर एकरूपता थोपेगी, ये बहुत ज़्यादा इस पर प्रश्न उठ रहा है। और नैतिकता की इसमें बात करें तो शिक्षकों और छात्रों की राय शामिल किए बिना अगर ये ड्राफ्ट बन गया और लागू हो गया तो इससे क्या होगा कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाएगी। इसका क्या प्रभाव होंगे? स्वायत्तता कम होने से शैक्षणिक नवाचार प्रभावित होगा। राज्यों में असहमति से संघीय ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है। समाधान के लिए सहभागी दृष्टिकोण और राज्य परामर्श जरूरी है। विश्लेषण और दृष्टिकोण। सकारात्मक पहलू की बात करें तो एनईपी का उद्देश्य है वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली बनाना और ड्राफ्ट से कोर्स एकरूपता और रोजगार परक कौशल बढ़ सकते हैं। इसकी क्या चुनौतियां हैं? केंद्रीकरण से शैक्षणिक विविधता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है। इससे क्या होगा कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक संघों को और छात्रों का विरोध इसमें बढ़ जाएगा। इसके क्या समाधान हो सकते हैं? यूजीसी को राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और छात्रों के साथ परामर्श करना चाहिए और पायलट प्रोजेक्ट के जरिए बदलाव लागू करने से प्रभाव जो आकलन है वो संभव हो सकेगा। निष्कर्ष। रोमिला थापर की आलोचना एनईपी 2020 के
कार्यान्वयन पर एक महत्वपूर्ण बहस खड़ी करती है। यह भारत की शिक्षा प्रणाली के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है स्वायत्तता और सुधार के बीच में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। अगली न्यूज़ हमारे भारत का जेलेंस्की के साथ मजबूत रुख। भारत हमारे साथ है, यूक्रेन रूस युद्ध पर अमेरिकी प्रभाव। खबर क्या है? यूक्रेन रूस युद्ध 2022 से रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने वैश्विक ऊर्जा संकट, खाद्य सुरक्षा और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा किया है। भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है। रूस ने तेल आयात बढ़ाया, जो कि 2024 से 25 में 40% से अधिक है, लेकिन यूक्रेन को मानवीय सहायता भी दी गई है। पृष्ठभूमि: भारत यूक्रेन संबंध की बात करें तो 1991 से मजबूत हुए हैं, लेकिन युद्ध के बाद चुनौतीपूर्ण ये बन गए हैं। भारत ने यूएन में रूस की निंदा नहीं की, बल्कि शांति वार्ता का आह्वान किया है। पीएम मोदी की कीव यात्रा 2024 ने संबंधों को और मजबूत किया है। अमेरिकी प्रभाव: ट्रंप की वापसी 2025 के चुनावों के बाद युद्ध पर नीति को प्रभावित किया है। ट्रंप की नीति ने इसमें क्या हुआ है कि ट्रंप ने भारत चीन को युद्ध के फंडर कहा है, यानी कि भारत चीन को, इन दोनों देशों को ट्रंप ने युद्ध के फंडर कहा है, जबकि जेलेंस्की ने भारत को समर्थक बताया। UNGA 2025 में जेलेंस्की का भाषण इस बहस का केंद्र रहा था। मुख्य बिंदु की बात करें तो जेलेंस्की का इसमें बयान आया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा, इंडिया इज़ मोस्टली विद अस, भारत हमारे साथ है, और उम्मीद जताई कि ट्रंप भारत को अधिक समर्थन के लिए राजी कर सकते हैं। उन्होंने भारत की तटस्थता और सकारात्मक माना है, लेकिन रूसी तेल का जो आयात होता है उस पर भी चिंता इन्होंने जताई है। ट्रंप का जो आलोचना है उसके बारे में देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UNGA में भारत और चीन को प्राइमरी फंडर्स ऑफ द वार, यानी कि युद्ध के मुख्य फंडर कहा है, क्योंकि वे रूस में को तेल गैस खरीद कर आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप ने यूक्रेन को जीतने की स्थिति में बताया है और युद्ध समाप्ति का दावा किया है। UNGA 2025 के संदर्भ में बात करें तो जेलेंस्की ने UNGA के भाषण में चेतावनी दी, यूक्रेन इज़ ओनली फर्स्ट, यूक्रेन पहला है। रूस की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं मोल्डोवा, बाल्टिक राज्यों पर इसके खिलाफ है इसकी महत्वाकांक्षाएं, और उन्होंने यूरोप को मजबूत एकजुटता और भारत जैसे वैश्विक दक्षिण देशों से अधिक समर्थन की अपील की है। भारत की स्थिति: भारत ने रूस से सस्ते तेल आयात 2025 में 1.5 मिलियन बैरल प्रति दिन, यानी कि एक दिन में 1.5 मिलियन बैरल जारी रखा है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। साथ यूक्रेन को $10 मिलियन की सहायता भी दी है। MEA ने ट्रंप की आलोचना को खारिज किया है और शांति पर जोर दिया है। विश्लेषण दृष्टिकोण की बात करें तो सकारात्मक पहलू क्या होंगे इसके? जेलेंस्की का बयान आया है कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति की पुष्टि करता है। भारत ने 50+ देशों के साथ शांति वार्ता की मेज़बानी की है, जो वैश्विक नेता के रूप में उभरने में मददगार है। ऊर्जा आयात ने GDP को 2% बूस्ट दिया है। चुनौतियों की बात करें तो ट्रंप की आलोचना से US इंडिया संबंधों के तनाव, काटसा सेक्शन का खतरा है। रूस पर निर्भरता 60% उर्वरक आयात वैश्विक प्रतिबंधों से जोखिम हो सकता है, और वैश्विक दक्षिण G77 में भारत की नेतृत्व भूमिका का परीक्षण भी इसमें हो सकता है। समाधान की बात करें तो कूटनीतिक में क्वाड, ब्रिक्स में संतुलन, UNSC सुधार पर इसमें जोर दिया गया है, और आर्थिक समाधान की बात करें तो तेल विविधीकरण, मध्य पूर्व और अफ्रीका
ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन में इसके समाधान हो सकते हैं। और रणनीति की बात करें तो ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता यूक्रेन को कृषि और चिकित्सा सहायता इसमें बढ़ सकती है। निष्कर्ष, ज़ेलेंस्की का भारत हमारे साथ है बयान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है, लेकिन ट्रंप का अमेरिकी प्रभाव युद्ध के भविष्य को जटिल बनाता है। यह भारत की उभरती शक्ति के रूप में भूमिका को रेखांकित करता है। शांति, ऊर्जा और बहुपक्षीयता के बीच यह वैश्विक व्यवस्था के मल्टीपोलर स्वरूप को दर्शाता है, जहां भारत संतुलनकारी शक्ति है। अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं हम। ECI का ई-साइन फीचर लॉन्च, वोटर नामों में त्रुटि सुधार और डिलीशन पर जोर। पृष्ठभूमि में चुनावी प्रतिक्रिया में चुनौतियां। भारत में 96 करोड़ से अधिक मतदाता हैं 2024 चुनाव डेटा के अनुसार, लेकिन वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री, मृत व्यक्तियों के नाम और फर्जी डिलीशंस की समस्या बनी हुई है। हाल ही में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिलीशन के आरोप लगे हैं, जहां राहुल गांधी ने फ्रॉड का दावा किया है। ECI की पहले क्या है? चुनाव आयोग ECI ने 2024 चुनावों के बाद वोटर लिस्ट क्लीन अप अभियान शुरू किया। ई-साइन फीचर इसका विस्तार है, जो आधार KYC के साथ इंटीग्रेटेड है। यह 24 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ, जो डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो फीचर के विवरण में ECI ने ECI नेट पोर्टल और मोबाइल ऐप पर ई-साइन सुविधा शुरू की, जिसमें वोटर नामों के एडिशन, फॉर्म 6 डिलीशन पर ऑब्जेक्शन, फॉर्म 7 या करेक्शन फॉर्म 8 के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आवेदक को आधार OTP से डिजिटल सिग्नेचर ई-साइन करना होगा, जो UIDAI से लिंक्ड होता है। इसके बाद ही फॉर्म सबमिट होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन केस में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO द्वारा जांच अनिवार्य है। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है फर्जी आवेदनों को रोकना, जैसे आलंद मामले में बड़े पैमाने पर डिलीशन। ECI का दावा है कि यह पारदर्शिता बढ़ाएगा, प्रक्रिया को तेज करेगा कागजी फॉर्म की बजाय, और 2026 चुनावों से पहले 10% से लेकर के 15% वोटर लिस्ट क्लीन होंगी। ECI ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक द्वारा ऑनलाइन डिलीशन सीधे नहीं हो सकता, इंक्वायरी और सुनवाई ज़रूरी है। कार्यान्वयन की बात करें तो आवेदक को पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप या NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल से लॉगिन करना होगा। ई-साइन के बाद BLO को नोटिफिकेशन मिलता है। ECI ने राज्य चुनाव अधिकारियों को SIR मतलब स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन रोल आउट के लिए 30 सितंबर 2025 तक तैयार रहने को कहा है। यह फीचर वोटर हेल्पलाइन ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध से एकीकृत है। चुनौतियां क्या होंगी इसकी? ECI वेबसाइट की साइबर सिक्योरिटी कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि मोज़िला फाउंडेशन स्कोर जो है वो 100 में से 15 रह जाएगा, जो कि डेटा क्लीन का जोखिम बढ़ाती है जोखिम। वो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड, केवल 40% डिजिटल साक्षरता एक समस्या है। आधार लिंकिंग से प्राइवेसी चिंताएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी, जो कि PDP एक्ट 2023 में लाया गया था, जिसमें इस प्राइवेसी का ध्यान रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्राइवेसी की चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। विश्लेषण और दृष्टिकोण की बात करें तो सकारात्मक पहलू, यह चुनावी प्रक्रिया को कुशल बनाता है। फर्जी डिलीशन जैसे विपक्षी वोटरों को टारगेट करता है। आधार लिंकिंग से 90% सत्यापन तेज होगा, जो 2029 लोकसभा चुनावों के लिए तैयार करेगा। ECI का जो ECI नेट है वो एक स्टॉप प्लेटफॉर्म पारदर्शिता बढ़ाता है, जैसा कि 2024 टर्न आउट अपलोड में देखा गया था। चुनौतियां क्या होंगी इसके? ग्रामीण या फिर अशिक्षित मतदाताओं के लिए बाधा इसमें हो जाएगी। साइबर सिक्योरिटी कमजोरी से प्राइवेसी उल्लंघन का खतरा बढ़ेगा और राजनीतिक दुरुपयोग जारी रह सकता है यदि BLOS पक्षपाती हों। बिहार 2025 चुनावों में टेस्टिंग से विवाद भी बढ़ सकता है। इसके क्या समाधान होंगे? ECI को ग्रामीण जागरूकता बढ़ानी चाहिए, यानी कि स्वीप विस्तार इसका करना चाहिए, साइबर ऑपिड अनिवार्य करना चाहिए और RTI के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट में PIL के माध्यम से चुनौतियां उठाएं, और जैसे कि वोटर लिस्ट रिव्यू पर उठाई थी।
निष्कर्ष, ईसीआई का ई साइन फीचर चुनावी अखंडता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो डिजिटल इंडिया को लोकतंत्र से जोड़ता है, लेकिन सफलता के लिए समावेशी कार्यान्वयन जरूरी है। जबकि यूपीएससी के लिए यह ई गवर्नेंस के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों को रेखांकित करता है, जहां तकनीक लोकतंत्र की रक्षा करें और लेकिन बहिष्कार ना करें, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।